आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी की। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ 40 साल में जमीन से उठकर आज सत्ता के शिखर पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। देखिए, इसका आज इस मुकाम पर होना सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है, ये कहानी है भारत के समाज, कल्चर और सियासत में आए गहरे बदलावों की। तो ये समझने के लिए कि बीजेपी आज यहां तक पहुंची कैसे, हमें इसकी जड़ों को देखना होगा, इसकी सोच कैसे बनी ये समझना होगा, और वो कौन से बड़े मोड़ थे जिसने इसकी किस्मत तय कर दी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। 18 करोड़, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। बीजेपी के रजिस्टर्ड सदस्यों की ये संख्या दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 में ही बीजेपी ने सदस्यों के मामले में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ दिया था, और आज तो ये फासला और भी बड़ा हो गया है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि पार्टी का संगठन और उसकी पहुंच जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है। और ये सिर्फ सदस्यों की ही बात नहीं है, चुनावी ताकत के मामले में भी बीजेपी का दबदबा साफ दिखता है। लोकसभा में 303 सीटें। इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी अपने दम पर कानून बना सकती है, अपनी नीतियां लागू कर सकती है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। ये एक ऐसी स्थिति है जो 1984 के बाद सालों तक किसी भी एक पार्टी को नसीब नहीं हुई थी। अब इससे राजनीतिक स्थिरता तो आती है, पर साथ ही एक बहस ये भी छिड़ती है कि लोकतंत्र में सत्ता का संतुलन कैसा होना चाहिए। खैर, सवाल वही है कि पार्टी इस शिखर तक पहुंची कैसे। चलिए इस इतिहास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो हमारे आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पार्टी की वैचारिक नींव से, यानी जनसंघ से। फिर देखेंगे कि जनता पार्टी के एक एक्सपेरिमेंट से बीजेपी का जन्म कैसे हुआ। इसके बाद हम उस मंदिर आंदोलन को समझेंगे जिसने पार्टी को एक राष्ट्रीय पहचान दी। फिर गठबंधन की राजनीति का दौर देखेंगे, और आखिर में आज के मोदी शाह युग पर आके रुकेंगे, जिसने पार्टी को एक अभूतपूर्व शक्ति दी है। देखिए, बीजेपी की कहानी 1980 से शुरू नहीं होती। इसकी सोच और संगठन की जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि हमें 1947 तक वापस जाना होगा, जब भारत आजाद हो रहा था और बंटवारे का दर्द झेल रहा था। उसी उथल-पुथल के दौर में एक नई विचारधारा पनप रही थी, जिसने बाद में भारतीय जनसंघ का रूप लिया, और यही जनसंघ बीजेपी का पूर्वज था, जिसकी विचारधारा की झलक आज भी पार्टी की नीतियों में साफ दिखती है। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर का एक नक्शा है। हम देखेंगे कि कैसे 1951 में एक छोटे से वैचारिक आंदोलन के तौर पर जनसंघ बना। फिर 1977 में एक राजनीतिक प्रयोग के तहत वो दूसरी पार्टियों में मिल गया, और 1980 में बीजेपी के रूप में उसका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। फिर हम 1990 के उस निर्णायक आंदोलन को समझेंगे जिसने पार्टी को नेशनल स्टेज पर ला खड़ा किया, और 1999 में पहली बार सत्ता का स्वाद चखा, और आखिर में 2014 का वो बड़ा मोड़ जिसने पार्टी को जबरदस्त बहुमत दिलाया। हर पड़ाव अपने आप में एक कहानी है। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। जनसंघ की नींव रखी थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। वो एक जाने माने एकेडमिक और नेता थे, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो आजाद भारत की पहली सरकार में जवाहरलाल नेहरू के साथ मंत्री थे। लेकिन 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ, वो उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये समझौता पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में रह रहे हिंदुओं के हक की रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसी आइडियोलॉजिकल मतभेद की वजह से उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया और एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश शुरू कर दी, और इस काम में उन्हें साथ मिला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। यहाँ पर आरएसएस के रोल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आरएसएस खुद चुनाव नहीं लड़ता, वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जिसका फोकस हिंदुत्व की विचारधारा पर है। जनसंघ के लिए आरएसएस ने दो बहुत जरूरी काम किए। पहला, उसने हिंदू राष्ट्र की एक साफ सुथरी विचारधारा दी, और दूसरा, उसने अपने अनुशासित स्वयं सेवकों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क दिया जो जमीन पर पार्टी के लिए कार्यकर्ता बने। विचारधारा और संगठन का यही मेल जनसंघ और बाद में बीजेपी की ताकत का सबसे बड़ा आधार बना। तो जनसंघ के 3 मुख्य लक्ष्य थे जो उस वक्त की राजनीति को सीधी चुनौती दे रहे थे। पहला, हिंदू सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना। उन्हें लगता था कि कांग्रेस की सेक्युलर नीति से इसे खतरा है। दूसरा, कांग्रेस की उस नीति का विरोध करना जिसे वो मुस्लिम तुष्टीकरण कहते थे। उनका आरोप था कि कांग्रेस वोट के लिए अल्पसंख्यकों को खास रियायतें देती है। और तीसरा, जम्मू कश्मीर को जो खास दर्जा मिला हुआ था, यानी आर्टिकल 370, उसे खत्म करके उसका भारत में पूरी तरह से विलय करना। और ये तीनों ही मुद्दे आज भी बीजेपी की राजनीति के केंद्र में हैं। चुनावी राजनीति में शुरुआत कह सकते हैं बहुत ही ठंडी रही। 1951-52 के पहले आम चुनाव में पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली,
इससे पता चलता है कि उस जमाने में कांग्रेस का दबदबा कितना ज्यादा था। लेकिन पार्टी ने हार नहीं मानी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पार्टी की पकड़ मजबूत होने लगी और 1967 आते आते ये 35 सीटें जीतकर एक अहम विपक्षी दल के रूप में उभरने लगी। तो जनसंघ धीरे धीरे अपनी जगह बना ही रहा था, लेकिन फिर भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी राष्ट्रीय संकट ने असल में बीजेपी के जन्म की नींव रखी। ये दौर था इमरजेंसी का और जनता पार्टी के प्रयोग का। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दौर माना जाता है। नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस तानाशाही के खिलाफ वो सारी पार्टियां एक साथ आ गईं जो विचारधारा में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। सोचिए, दक्षिणपंथी विचारधारा वाला जनसंघ समाजवादियों और पुराने कांग्रेसियों जैसे वामपंथी और मध्यमार्गी दलों के साथ हाथ मिला रहा था। उन सब का एक ही मकसद था, लोकतंत्र बचाना और इंदिरा गांधी को हटाना। 1977 के चुनाव में लोगों ने इस गठबंधन पर भरोसा किया और भारत में पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लेकिन ये जो गठबंधन था, ये किसी साझा विचारधारा पर नहीं, बल्कि सिर्फ कांग्रेस विरोध की नींव पर टिका था। तो जाहिर है जल्द ही अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए। सबसे बड़ा मुद्दा बना दोहरी सदस्यता का। जनता पार्टी के समाजवादी और सेक्युलर नेताओं ने ये मांग रखी कि जो भी पुराने जनसंघ के सदस्य हैं वो या तो जनता पार्टी में रहें या फिर आरएसएस से अपना नाता तोड़ें। उनका तर्क था कि एक सेक्युलर राजनीतिक दल का सदस्य एक ऐसे संगठन से कैसे जुड़ा रह सकता है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता हो। ये जनसंघ के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट था, अस्तित्व का संकट। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जनसंघ के बड़े नेताओं के लिए आरएसएस उनकी वैचारिक मां की तरह था। उन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और जनता पार्टी से अलग हो गए। इसी बिखराव से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने और यहां से एक नए राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। बनने के बाद नई बीजेपी को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर जल्द ही एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने न सिर्फ पार्टी की किस्मत बदली बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, नई बीजेपी ने शुरुआत में अपनी कट्टर छवि को थोड़ा नरम करने की कोशिश की और गांधीयन समाजवाद जैसी एक मिली-जुली विचारधारा को अपनाया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए, उसमें सहानुभूति की लहर में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली और बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। ये बहुत बड़ी हार थी जिसने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया। पार्टी के अंदर ये राय बनी कि अपनी मूल विचारधारा को छोड़ने की वजह से ही ये हाल हुआ है। इसके बाद नेतृत्व बदला, लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने और पार्टी ने फैसला किया कि अब वो अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को बिना किसी झिझक के आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाएगी। वैसे यहाँ एक दिलचस्प सवाल है जो पार्टी के उस वक्त की हालत को दिखाता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि 1984 में बीजेपी की वो 2 सीटें जीतने वाले सांसद कौन थे? वो ना तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और ना ही लाल कृष्ण आडवाणी। ये दिखाता है कि उस चुनाव में पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज भी हार गए थे। तो इसी दौर में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए एक आंदोलन छेड़ रखा था। आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने इस भावनात्मक और धार्मिक मुद्दे को पूरी तरह से अपना लिया और इसे अपने राजनीतिक एजेंडे का सेंटर पॉइंट बना लिया। और यही वो मुद्दा था जिसने संघर्ष कर रही बीजेपी में एक नई जान फूंक दी। सितंबर 1990 में आडवाणी ने इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा शुरू की। खुद आडवाणी के मुताबिक इसका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना और मंदिर के लिए जन समर्थन जुटाना था। वहीं इतिहासकार रामचंद्र गुहा जैसे आलोचक मानते हैं कि ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अभियान नहीं थी, बल्कि ये उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की एक राजनीतिक अभिव्यक्ति थी। इस आंदोलन का राजनीतिक असर तो जबरदस्त हुआ। बीजेपी की चुनावी ताकत कई गुना बढ़ गई। जहां 1984 में पार्टी के पास 2 सीटें थीं, वहीं 1989 में वो 86 पर पहुंच गई और 1991 में 120 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उसकी पहली बार सरकार बनी। लेकिन इस राजनीतिक फायदे की एक बहुत बड़ी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना ने पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों की आग भड़का दी।
जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं। यह भारतीय इतिहास का एक बहुत ही दुखद और विभाजनकारी अध्याय था, जिसने देश के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन ने बीजेपी को एक राष्ट्रीय ताकत तो बना दिया, लेकिन साथ ही कई दूसरी पार्टियों ने उससे दूरी बना ली, उसे एक तरह से राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया। अब पार्टी सत्ता के केंद्र तक पहुंचने के लिए तैयार तो थी, लेकिन अकेले दम पर नहीं। इसके लिए उसे गठबंधन की राजनीति की मुश्किल राह से गुजरना पड़ा। 1990 का दशक भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर था। किसी भी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिल रहा था और कांग्रेस भी लगातार कमजोर हो रही थी। इस बदलते माहौल में बीजेपी ने अपनी कट्टर छवि को नरम करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उदारवादी चेहरे को आगे किया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनाया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार 1999 में इस गठबंधन ने सरकार बनाई और पहली बार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव था, जहां उसने सरकार चलाने का तजुर्बा हासिल किया। तो करीब 2 दशकों तक गठबंधन की राजनीति करने के बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। पार्टी एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जहां उसे सरकार बनाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं थी और ये भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत थी। ये चार्ट भारतीय राजनीति में आए एक जबरदस्त बदलाव को दिखाता है। देखिए, 1999 में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत थी। उसकी अपनी सीटें थी 182, लेकिन 2014 में ये आंकड़ा अकेले 282 पर पहुंच गया, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से कहीं ज्यादा था। और 2019 में तो ये जीत और भी बड़ी हो गई और पार्टी 303 सीटों पर पहुंच गई। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, ये 30 साल से चली आ रही गठबंधन की राजनीति का अंत था और एक दलीय प्रभुत्व के एक नए युग की शुरुआत थी। इस अभूतपूर्व सफलता का श्रेय नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और अमित शाह की चुनावी रणनीति की जोड़ी को दिया जाता है। उन्होंने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व की विचारधारा को मिलाकर एक ऐसा नैरेटिव बनाया जिसने देश के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर खींचा। वहीं अमित शाह के संगठनात्मक कौशल ने बीजेपी को एक ऐसी चुनावी मशीन में बदल दिया जो हर चुनाव पूरी ताकत से लड़ती है। तो जनसंघ की 3 सीटों से शुरू हुआ ये सफर आज लोकसभा में 303 सीटों के शिखर पर खड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक पार्टी के आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि भारत की राजनीति, समाज और विचारधारा के बदलने की भी कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे धैर्य, संगठन और सही समय पर सही मुद्दों को उठाने की क्षमता एक छोटे से समूह को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना सकती है। ये सफर आज भी जारी है और इसका अगला मोड़ क्या होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा।